नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक का भाग 4 शुरू करते हैं। तो हम रेशों से वस्त्र तक वाले पाठ में जानतो रेशे रेशम के बारे में पढ़ रहे थे। तो भाग 3 में हमने रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि मादा रेशम कीट जो है वो अंडे देती है। इन अंडों से इल्ली या कैटरपिलर निकलते हैं और ये इल्ली या कैटरपिलर प्यूपा का निर्माण करते हैं और प्यूपा से कोकून बनते हैं। आज हम भाग 4 में कोकून से रेशम तक की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने भाग 3 में पढ़ रखा था कि रेशम कीट के जीवन चक्र में अलग अलग चरण होते हैं। नेचुरली रूप से देखें, प्राकृतिक रूप से देखें तो रेशम कीट जो है वो शहतूत की पत्तियों पर ही रहते हैं और शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। लेकिन कुछ किसान है या कुछ ऐसे व्यक्ति है या कुछ पालक जो है वो इन रेशम कीटों का पालन करते हैं, जिसे हम सेरिकल्चर कहते हैं। तो मादा रेशम कीट जब अंडे देती है तो उनकी संख्या सैकड़ों में होती है। तो इन अंडों को किसी कपड़े या कागज़ की पट्टी पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। ठीक है, फिर इन अंडों को एक उपयुक्त ताप पर उनके स्वास्थ्य का, उनके अनुकूलता का, उनकी ताप का ध्यान रखते हुए एक उचित या उपयुक्त ताप पर रखा जाता है। ठीक है, जिससे अंडों से लार्वा निकलते हैं और ये लार्वा कैटरपिलर या इल्ली कहलाते हैं। जैसे ही अंडों से लार्वा निकलते हैं तो लार्वा निकलते ही ये शहतूत की पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। अब ये अंडों को उपयुक्त ताप पर रखना और अंडों से लार्वा निकालने की जो क्रिया है वो तब करवाई जाती है जब शहतूत पर नई पत्तियां निकलनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि ये जो लार्वा या जो कैटरपिलर है वो नई और कोमल पत्तियों को ही खाते हैं। तो जैसे ये कैटरपिलर अंडों से बाहर निकलते हैं तो ये दिन रात शहतूत की पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे ये पत्तियों को खाते जाते हैं वैसे वैसे इनका आकार जो है वो बढ़ता जाता है। 20-25 दिनों के बाद में ये खाना बंद कर देते हैं। जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा कि इनके मुंह से फिर लार निकलना शुरू हो जाती हैं और ये आठ के रूप में अपना सर को गोल गोल घुमाते रहते हैं। तो ऐसे ही ये 20-25 दिन के बाद में खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने में लग जाते हैं। मतलब कि ये इनके मुंह से जो लार निकलती हैं उस लार को अपने शरीर के ऊपर लपेटना शुरू कर देते हैं और वो लार जैसे हवा के संपर्क में आती हैं तो सूख कर कठोर हो जाती हैं और पूरा जो कीट है वो उस रेशे के अंदर बंद हो जाता है। तो वह क्रिया कोकून कहलाती है। फिर इस कोकून के अंदर ही प्यूपा का निर्माण होता है और आगे का जो भी इसका जीवन चक्र चलता है वो उस कोकून के अंदर ही चलता है। अब हम देखते हैं रेशम का संसाधन। तो जो रेशम कीट है उसकी कोकून अवस्था आती है तो उस कोकून अवस्था से ही रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो उन कोकूनों की एक बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, संख्या में बहुत ज़्यादा होने चाहिए तो एक बड़ी ढेरी का उसका उपयोग किया जाता है। फिर इन कोकूनों को उपयोग लेने से पहले उस कोकून के अंदर का कीट जो है वो पूरा वयस्क नहीं होना चाहिए। मतलब कि वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही इन कोकूनों का उपयोग किया जाता है। तो वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही इन कोकूनों को या तो तेज धूप में रखो या पानी में उबालो या इनको भाप में रखा जाता है ताकि इनके ऊपर का जो रेशम का रेशा होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, फिर इस कोकून से रेशम के रेशे जो है अलग होने के बाद में उनसे जो धागे बनाने की प्रक्रिया होती है वो रेशम की रीलिंग कहलाती है। ठीक है, तो रेशे निकालने के बाद उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ठीक, फिर उनकी कताई की जाती है, कताई से धागे बनते हैं। फिर इन धागों से बुनकरों द्वारा रेशम के धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे रेशम कीट का जीवन चक्र और उस रेशम कीट की अवस्था कोकून से वस्त्र तक का प्रक्रम पूरा हो जाता है।